नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपने आरओ की तैयारी में। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत कश लगे हुए होंगे साथियों। तो बिना देरी करे बढ़ते हम आगे अपनी क्लास में। तो कल की क्लास में जो मैंने आपको एक जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जो प्रमुख प्रशासक थे वो चल रहा था, प्रमुख शासकों की चर्चा हुई थी। उसमें श्रीगुप्त की चर्चा हुई साथियों। श्रीगुप्त के बाद मैंने आपको बताया था घटोत्कच नामक शासक की चर्चा होती है, लेकिन वो उसका कोई उल्लेख नहीं है, उसकी कोई ज़्यादा राजनीतिक जैसे बोलते हैं उपलब्धि भी नहीं है। वहाँ से आयुक्त प्रश्न भी नहीं उठाता साथियों। उसके बाद साथियों जैसे ही चर्चा हुई तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम की चर्चा हुई या चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद साथियों जैसे ही चर्चा हुई तो आप देखोगे समुद्रगुप्त की चर्चा चल रही है। समुद्रगुप्त में मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को एक अनोखा साम्राज्यवादी बोला जाता था। कल एक पॉइंट रह गया था। और ये अनोखा साम्राज्यवादी साथियों बोला जाएगा, क्यों बोला जाएगा आप खुद सोचो। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि उसने आर्यावर्त के 12 राज्यों और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को विजित किया। और जब उन विजयों के आधार पर आप देखोगे कि उसे समुद्रगुप्त को एक अनोखा साम्राज्यवादी बोला गया। और अनोखा साम्राज्यवादी भी बोला गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उसे भारत का नेपोलियन बोला। भारत का नेपोलियन नेपोलियन बोला गया साथियों। नेपोलियन बोला गया। और भारत का नेपोलियन किसने बोला? एक आप कह सकते हो पश्चिमी लेखक जिनका नाम था विंसेंट 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 स्मिथ स्मिथ। तो इन्होंने साथियों भारत का नेपोलियन बोला समुद्रगुप्त को। लेकिन साथियों आपको मैं बता दूं कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन में और समुद्रगुप्त में बहुत फर्क है। और फर्क कहाँ है आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये भारत का नेपोलियन का मतलब क्या है? आप कह सकते हो यूरोप का। अगर भारतीय, अगर इस विंसेंट स्मिथ की जगह अगर कोई भारतीय लेखक होता तो वो सीधे ये बोलता नेपोलियन को कि आप कह सकते हो कि आप पश्चिम के समुद्रगुप्त हो। ये भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता है, भारत के जो लेखक है उसे पता है कि नेपोलियन की और समुद्रगुप्त की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। नेपोलियन मैं मान रहा हूँ एक महान योद्धा होगा, महान योद्धा भी था। लेकिन नेपोलियन में और समुद्रगुप्त में फर्क ये था, अंतर, अगर अंतर स्पष्ट की बात की जाए उसे क्यों नहीं बोला जाता, इस पे अगर तर्क दें साथियों तो मैं आपको बता दूं क्योंकि नेपोलियन क्या था, नेपोलियन अपने जितने भी युद्धों में वो उसके लगातार विजयी नहीं हुआ, उसको हार का भी सामना करना पड़ा अपने जीवन में। बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले उसे अपने जीवन में। लेकिन समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था, आप देखोगे कि जिसने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा। जो अजय योद्धा जिसे बोला जाता साथियों, वो था समुद्रगुप्त। और जब समुद्रगुप्त अजय योद्धा था, और दूसरा अंतर, जैसे अंतर स्पष्ट की बात करो तो दूसरा ये था कि जो नेपोलियन की नीतियां थी वही उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनती हैं साथियों। आप देखोगे अगर उसमें जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि उसमें जो नेपोलियन की जो साम्राज्यवादी नीति या नेपोलियन की जो राष्ट्र की जितनी भी जो नीतियां थी, राजनीतिक नीतियां या प्रशासनिक नीतियां थी, वो स्वयं उसके साम्राज्य के पतन का कारण बनेंगी। और समुद्रगुप्त के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसके समुद्रगुप्त की जितनी नीतियां थी उन्होंने इसके साम्राज्य को और सुदृढ़ बनाया। उन्हीं नीतियों पर साथियों आज हम चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको करवा दिया था कि समुद्रगुप्त की अगर जो उपाधियों की बात करें तो सर्वराजोच्छेदा, परम भागवत, और उसके बाद आप देखो कांच की उपाधि, ये कई बार पूछा गया। सर्वराजोच्छेदा और कांच तो कई बार पूछा गया साथियों, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद साथियों जब हमने करवा दिया था तो मैंने आपको 12 आर्यावर्त और दक्षिणावर्त तो मैंने बता दिया। आर्यावर्त उत्तर भारत, दक्षिणावर्त दक्षिण भारत। इन आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के 12 राज्यों का इसने विजित किया, 12 राज्यों को। उसके बाद साथियों मैंने आपको जैसे ही करवाने के बाद तो मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अलग अलग नीतियां, अलग अलग नीतियां, अलग अलग नीतियां नीतियां लागू की लागू की। वो तो साथियों अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग नीतियां लागू की। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नीतियां लागू की, इसीलिए। और इसे महान जैसे बोलते हैं ना कि समुद्रगुप्त से अगर पूछा जाए स्पेशली कि समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त अगर बोला जाए तो उसे महान योद्धा या क्यों बोला गया समुद्रगुप्त को अजय योद्धा, इसीलिए बोला गया कि वो इतना कह सकते हैं कि जो कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर इतना योग्य था कि उसने उस क्षेत्र के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग नीतियां
लागू की। उसी की वजह से उसे आप कह सकते हो कि अजय योद्धा बना रहा वो। उससे आगे बिना देरी के साथियों प्रारंभ करते हैं हम। बाकी कहानी तो मैं आपको खूब बैठ के खूब सुनाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास की क्लास में कहानी ही समझो, कहानी ही है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सीधे इस पॉइंट पे आते हैं साथियों, समुद्रगुप्त की नीतियां। और नीतियों की चर्चा जैसे ही होगी, नीतियों में चर्चा होगी, तो सबसे पहले साथियों चर्चा होगी कि पहली जो नीति है वो निकल के आएगी। उसे आप देखोगे कि राज्य प्रसवोद्धरण की नीति। तो ये बोला जाता है पहली जो नीति है साथियों, राज्य प्रसवोद्धरण, प्रसवोद्धरण धरण की नीति। और जब साथियों राज्य प्रसवोद्धरण की नीति की इसकी जब चर्चा होगी, तो आप देखोगे कि सबसे पहले क्या है कि इसका अर्थ क्या है। राज्य प्रसवोद्धरण से आपकी क्या समझ में राज्य के प्रसवोद्धरण से तो आपको कुछ समझ में आ नहीं रहा। लेकिन अगर इसके अर्थ की चर्चा करें तो साथियों आप देखोगे कि उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर, इसका वो था कि राज्यों को जीतकर जीतकर प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से रूप से अपने साम्राज्य में मिलाना, अपने साम्राज्य में मिलाना, साम्राज्य में मिलाना मिलाना। तो ये साथियों आप कह सकते हो कि इसकी जो राज्य प्रसवोद्धरण की नीति थी वो यही थी कि राज्य प्रसवोद्धरण की नीति यह थी कि राज्यों को जीतकर प्रत्यक्ष रूप से मतलब। और उसमें भी अगर आपको जैसे मैं बताऊंगा कि ये नीति कहाँ लागू हुई, तो ये नीति लागू थी साथियों उत्तर भारत में। आप कह सकते हो कि उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, भारत में। और उत्तर भारत में ही आप देखोगे कि मगध के आसपास का क्षेत्र या समुद्रगुप्त के जो राज्य था उसके आसपास के क्षेत्रों में ये नीति राज्य प्रसवोद्धरण की नीति लागू थी। राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से जीतकर अपने राज्य में मिलाना। तो और उत्तर भारत में भी आप देखोगे तो आर्यावर्त, अगर उसी शब्दों में उसी भाषा में चर्चा करें तो आर्यावर्त में साथियों ये नीति लागू थी राज्य प्रसवोद्धरण की। उसमें आप देखोगे कि जैसे ही इसकी चर्चा होगी तो प्रत्यक्ष रूप से जब मिला लेगा, तो आप कह सकते हो कि साथियों आप खुद अंदाजा लगाओ या आप खुद सोचो कि जो राज्य प्रसवोद्धरण की नीति है वो अगर प्रत्यक्ष रूप से अपने आसपास के आर्यावर्त या उत्तर भारत में लगा रहा है तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है वो समुद्रगुप्त। क्योंकि उसे पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर या सामरिक स्तर पर वो इतना योग्य शासक था कि उसे पता था कि जो मेरे आसपास का क्षेत्र है जिन पर कंट्रोल करना आसान रहेगा। बाकी जो इन पे अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर और जगह जैसे कंट्रोल करूंगा तो वहाँ मैं इतना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे जैसे अलग अलग जैसी नीतियाँ आएंगी तो आपको अलग 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 तरीके से पर चर्चा होगी। तो जो आटविक जनजातियां जो अशोक ने, आप देखोगे कि अशोक की जब चर्चा करी थी हमने, तो जब अशोक ने जब आटविक जनजातियों को अपने अभिलेख में चेतावनी दी थी, उन्हीं आटविक जनजातियों को आप देखोगे कि ये दास बनाएगा। और उस दास बनाने के लिए भी उन्हें जीत कर या उन्हें हरा कर या उन्हें आप कह सकते हो कि उन्हें दंडित करके दंड स्वरूप उसे आप देखोगे कि दास बनाएगा या परिचारक। और परिचारक वो इससे आगे ही आएगी साथियों। अब दूसरी जो नीति है आप देखोगे कि सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति, सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति दूसरी नीति अगर उसकी चर्चा करें तो साथियों इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो सर्वकर दानाज्ञाकरण की एक नीति आ जाएगी। तो मैं थोड़ा पेन चेंज करके लिखूं साथियों। तो जो दूसरी नीति थी आप देखोगे सर्व कर दानाज्ञाकरण, दानाज्ञाकरण की नीति। और जैसे ही साथियों सर्वकर दानाज्ञाकरण की नीति की चर्चा होगी तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले इसके अर्थ की चर्चा होगी कि आखिर इसका अर्थ क्या, सर्व कर दानाज्ञाकरण ऐसा है क्या जो। और दूसरी साथियों चर्चा होगी कि ये कहाँ लागू थी। यही तो है कि जो पहली वाली नीति जो नीति थी सर्व राजो राजो आप कह सकते हो राजोद्धारकरण वाली जो नीति थी,
जो उत्तर भारत में लागू थी, प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में मिलाना। दूसरी जो नीति थी वो थी सर्वकर दानाज्ञाकरण। और सर्वकर दानाज्ञाकरण सबसे पहला प्रश्न उठता है साथियों कि कहाँ लागू हुई या कहाँ लागू थी। और दूसरा साथियों प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न उठेगा साथियों कि उनका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले अगर अर्थ की चर्चा करें तो अर्थ ये है कि जो सीमावर्ती राज्य थे, या अब इसी में पहला पॉइंट तो आ ही गया कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि सीमांत राज्यों या सीमावर्ती राज्यों में, सीमांत राज्यों या कह सकते हो सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती राज्यों में लागू थी साथियों ये, राज्यों में। और जब सीमावर्ती राज्यों में लागू होगी तो आप देखोगे कि इसकी अर्थ की जैसी पॉइंट पे आप कह सकते हो कि अब अगर इसके अर्थ की चर्चा करें तो अर्थ की चर्चा साथियों आप बेसिक रूप में आप कर सकते हो कि आपको खुद शब्द से पता चल रहा होगा कि सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। अगर इसके जो पूरे अगर आप सेंटेंस देखोगे या इसका नाम देखोगे तो नाम से ही आपको अर्थ पता चल रहा है कि मेन हो गया सीमावर्ती राज्यों में और लागू थी। और सीमावर्ती राज्यों को आप देखोगे कि उन्हें जीत कर उन्हें कर देने के लिए बाध्य करना। इसका ये अर्थ है कि जीत कर उन्हें कर देने के लिए बाध्य करना, कर देने के लिए बाध्य करना, बाध्य करना, बाध्य करना। तो ये साथियों दूसरी नीति हो गई हमारी। तीसरी नीति मैंने अभी आपको बताया कि तीसरी नीति की जब चर्चा होगी तो आ जाएगी साथियों परिचायीकरण में। अभी मैंने बताया था ना कि जो आठविक जनजातियां थी, तो जो आप कह सकते हो कि अशोक के समय में जो आम जन परेशान था तो उसने चेतावनी दी। ऐसे ही साथियों इसमें देखोगे कि समुद्रगुप्त के समय भी पर्चा जो आठविक जनजातियां हैं वो आम आदमियों के या गांवों का आप कह सकते हो कि उसकी प्रजा को परेशान करती थी, वो लूटपाट करती थी। तो उन्हीं के लिए उसने एक नीति लागू की साथियों, जो तीसरी नीति है कि परिचारकीकृत या परिचारकीकृत या कह सकते हो कि परिचारकीकरण की नीति या परिचारकीकृत नीति ये भी बोल सकते हो साथियों। तो हम देखेंगे साथियों कि जब परिचारकीकरण, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आठविक जनजातियों की चर्चा थी। और आठविक जनजातियों के कह सकते हो कि आठविक जनजातियों को पराजित कर और उन्हें दास बनाया गया। या दूसरा आप कह सकते हो कि परिचारक का मतलब ये है, आप कह सकते हो कि परिचारक का समानार्थी दास है, तो उन्हें दास बनाया गया या परिचारक बनाया गया। और परिचारक जब बनाया जाएगा, जब दास बनाया जाएगा साथियों, तो आप देखोगे कि जैसे ही चर्चा होगी तो जैसे ही अब इसके बाद राज्य परिचार की कर, तो स्पेशली आठविक, मैं आपको बता दूं कि जो राज्य परिचार की जो नीति थी आठविक जनजातियों के लिए थी। पहले तो सबसे पहले मैं जस्ट चर्चा करूं तो आप देखोगे कि आठविक जनजातियों को जीतकर, जनजातियों को जीतकर, आठविक जनजातियों को जीतकर परिचारक 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 या दास बनाने की नीति, या दास बनाया गया, दास बनाया गया। तो ये नीति साथियों आप देखोगे कि स्पेशल आपको लगेगी कि आठविक जनजातियों की जो जनजातियां जो परेशान कर रही थी, लूटपाट कर रही थी, जो उसकी प्रजा के आप कह सकते हो गाँव में जो लूटपाट कर रही थी, उनको जीत कर या उन्हें पराजित करके उनको परिचारक या दास बनाने के लिए, दास बनाने की जो नीति थी वो आप कह सकते हो परिचारकी की नीति थी। चौथी नीति पे हम साथियों जैसे ही आए तो आप देखोगे कि सर्व आप कह सकते हो कि जैसी चौथी नीति की चर्चा होगी तो उसमें आप कह सकते हो कि जैसे होता है ना मोक्षानुग्रहण की नीति, जो दक्षिणी राज्यों में थी कि मोक्षानुग्रहण करके जो आता है कि राज्यों को जीतना और राज्यों को जीतने के बाद उन्हें मतलब उनके जो राज्य है जो शासक को वापस करना और उनसे धन की प्राप्ति करना साथियों। तो ये था राज्य, आप कह सकते हो कि
ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, ये वाली जो चौथी नीति है आप देख रहे हो साथियों को, वो ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति होगी। एक और नीति होती है जो चौथी, अब पांचवी जो नीति थी, पांच ही नीति थी साथियों उसकी, तो उसकी एक और चर्चा जो होती है चौथी या चौथी नंबर पर, अगर ये इसे करवाऊं राज्य, लास्ट में करवाता हूँ उसको, राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रहण वाली नीति को। तो जो चौथी नीति है उस पर अगर करो तो कन्योपायन की नीति, कन्योपायन की नीति, पायन की नीति। अब ये देखना साथियों, ये इससे और इसके कह सकते हैं ना, ये नीति इसके और कह सकते हैं कि योग्य, जैसे होता है ना कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर योग्य शासक होने का प्रमाण है, कि जो कन्योपायन की नीति थी वो थी विदेशियों को पराजित कर, विदेशियों को पराजित कर उनकी कन्याओं का विवाह अपने राज परिवार में करना साथियों, पराजित कर उनकी कन्याओं का विवाह राज परिवार में करना, परिवार में करना। और जब साथियों राज परिवार में जब उनकी कन्याओं का विवाह हो गया, तो उन्हें फिर साथियों आप देखोगे कि जब उनकी कन्याओं का विवाह राज परिवार में करना, जब राज परिवार में उनकी कन्याओं का विवाह हो जाएगा विदेशियों को जीतने के बाद, जब तो उन्हें गरुण मोहर दिया जाएगी राष्ट्र की उन्हें राष्ट्र की गरुण मोहर, एक सेकंड, उन्हें राष्ट्र की गरुण मोहर प्रदान करना, प्रयोग करने की आज्ञा देना, अनुमति देना, आज्ञा तो थोड़ा अजीब लगेगा, अनुमति देना। ये साथियों नीति थी, आप कह सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्तर पर वो सोच के, जो आप कह सकते हो समुद्रगुप्त की सोच, जो नीतियों में जो सोच थी वो किस उच्च स्तर की सोच थी, कि जो विदेशियों को जीत कर उनकी जो कन्याएं थी उन्हें अपने राज परिवार में उनकी शादी करना है, या उनकी कन्याओं का विवाह अपने राज परिवार में करना, और फिर जो विदेशी राजा थे उन्हें अपने राज्य की जो मोहर थी गरुण मोहर, उसको प्रयोग करने के लिए अनुमति देना। तो साथियों इस तरीके से सोच, उसके बाद जो चौथी मैंने आपको बताई थी कि इससे नेक्स्ट जो लास्ट जो अंतिम जो नीति थी, या पांचवी जो नीति, या पांचवें नंबर पर जो हमने नीति की, वो आपको मिलेगी कि ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति। और ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति जो बेसिकली आप कह सकते हो, या सामान्यतः तो आप कह सकते हो कि जो ग्रहण मोक्षानुग्रहण का अर्थ क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था कि ग्रहण मोक्षानुग्रहण का अर्थ साथियों सिंपल सा और आसान सा, जैसे चर्चा करें तो वो मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ ये है कि राज्य को जीतना, और जीतने के बाद उसी शासक को वो राज्य वापस देना और उनसे धन धान्य की प्राप्ति करना, या उनसे पैसा, आभूषण, सोना चांदी, बहुमूल्य पत्थर, ये सब प्राप्त करना, ये साथियों। उसके बाद आप देखोगे कि जब ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति होगी, अब नेक्स्ट पे जैसे उसी पे आ जाएं, तो उसकी जैसी चर्चा होगी तो आपको देखने को मिलेगा साथियों, जैसी चर्चा हो तो यहाँ पे जो पांचवी जो समुद्रगुप्त की नीति है वो है ग्रहण मोक्षानुग्रहण ग्रहण की नीति, तो साथियों जब ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति, तो मैंने आपको बताया था अर्थ की जैसी चर्चा करें कि राज्य को जीतना, राज्य को जीतकर उसी के शासक को वापस
करना और उससे पैसा, सोना चांदी प्राप्त करना। ये साथियों आपको दिख रहा होगा कि ग्रहण मोक्षांत ग्रहण की नीति ये थी। और कहाँ किस क्षेत्र में ये लागू की, वो आपको साथियों लगेगा कि दक्षिणी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में या दक्षिणावर्त के राज्यों में। और दक्षिणी क्षेत्र का मतलब कौन सा साथियों, वही चोर चेर पांड्य, आपको चोल चेर पांड्य ये सब किसमें आ जाएंगे, ये दक्षिणी राज्यों में आ जाएंगे। तो साथियों आप उनसे धन प्राप्त होता है और उनसे धन जब राज्य को प्राप्त होगा तो उन्हें जब पुनः सौंप दिया जाएगा तो राजा को लगेगा कि जब हारने के बाद भी उन्हें ससम्मान उनका राज्य वापस मिल रहा है तो उनके लिए तो सम्मान की बात है कि ये तो बड़ा अच्छा शासक है, तो अपनी अच्छाई भी उसकी रहेगी साथ में। तो साथियों ऐसी चर्चा होगी। उसके बाद आप देखोगे कि एक दो ऐसा कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, जब नीतियों की चर्चा होगी तो ज्यादातर आयोग यहीं से नीतियों के नाम पूछ लेता है, और जब नीतियों के नाम पूछ लेगा साथियों तो उससे होता है कि कन्फ्यूजन ना हो, तो उस वजह से आपको करवा देगा। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि इसके बाद जैसी चर्चा होगी तो आपको एक दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे, जैसे होता है ना कि जो प्रीवियस ईयर में आए थे तो मैंने कहा टीम से कि ये उसमें मतलब ऐड करवा दीजिए। तो एक जैसे ही समुद्रगुप्त की चर्चा होती है तो ये मैं हटा दूं, इसके बाद जैसे नीतियों की वो होगी तो नीतियां भी हटा दूं, तो समुद्रगुप्त का सीधे सीधे आप कह सकते हो कि एक इसकी चर्चा और होती है, इसकी उपाधि की चर्चा और होती है साथियों, एक उपाधि की। तो आप देखोगे कि जैसी चर्चा होगी तो एक उपाधि की चर्चा होती है, इसे कविराज और बोला जाता था, कविराज बोला जाता था, कविराज बोला जाता था। ये पूछ लेता साथियों, जाता था। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इसीलिए मैंने करवा दिया। अभी मैंने देखा तो टीम ने जो जो प्रीवियस ईयर वाले प्रश्न दिए थे वो सब मैंने साथियों करवा दिए। लेकिन आप देखोगे कि इसमें जो कविराज बोला जाता था, और कविराज क्यों, जैसे कविराज की उपाधि दी जाती थी। अब उपाधि क्या है, सर्वराजोच्छेदा, परम भागवत। और इसके बाद आप देखोगे जैसी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की चर्चा होगी तो वो भी परम भागवत की उपाधि धारण करेगा। तो ये साथियों आपको जो परम भागवत और ये सब, और मैंने आपको बताया था कि मेन जो पॉइंट है वो यही है गुप्त काल में कि मंदिर के साक्षी जैसी मिलते हैं, तो वो तो जहाँ जहाँ से मुझे लगेगा कि जहाँ यहाँ से आयोग प्रश्न बना रहा है वो सब मैं साथियों आपको बता दूंगा। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि एक पॉइंट और आता है कि मैंने आपको बता दिया परम भागवत वाली। तो शुरुआत में परम भागवत की पता नहीं मैंने करवाया कि नहीं, लेकिन लिख लेना परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि ली। तो जैसी साथी परम भागवत की, तो इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखना कि परम भागवत की उपाधि की जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि परम भागवत की उपाधि, इसके तुरंत बाद जो शासक आता है वो भी परम भागवत की उपाधि लेगा। और ज्यादातर शासक आप देखोगे परम भागवत, परम क्रमांक। और अब जो मैं बता रहा हूँ कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाला, तो विक्रमादित्य क्या है, विक्रमादित्य भी तो एक कह सकते हैं वो उपाधि है, और कह सकते हैं वो है ही विक्रमादित्य उपाधि। और जब विक्रमादित्य उपाधि है तो विक्रमादित्य का अर्थ क्या है साथियों, ये भी पूछ लेता कभी कभी कि विक्रमादित्य का अर्थ क्या है। तो जैसी चर्चा होगी साथियों तो आप देखोगे कि विक्रमादित्य के अर्थ की जैसी चर्चा करें हम, तो विक्रमादित्य के अर्थ की हम कह सकते हैं कि विक्रमादित्य का अर्थ प्रकाश पुंज, जैसे बोलते हैं ना प्रकाश पुंज, तो ये प्रकाश पुंज बोला जाता है कि प्रकाश पुंज जो होता है उसे विक्रमादित्य बोला जाता है। तो विक्रमादित्य का अर्थ जैसे तो नहीं पूछेगा, आज तक पूछा नहीं, लेकिन अगर चर्चा हो तो साथियों आप बता सकते हो। तो दूसरा शासक हम डाल सकते हैं साथियों, दूसरा शासक पे अब हम आ जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। ये साथियों द्वितीय का साइन है तो आप ध्यान रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। तो इनकी साथियों दो मैंने पॉइंट डाल रहा हूं, एक तो उपाधियां, इसकी उपाधियां पूछ लेता है
क्योंकि सबसे प्रतापी राजा अगर बोला जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला जाता है। एक इसके उपनाम, उपनाम भी पूछ लेता है, तो उपनाम, उपनाम। तो इसके साथियों उपनाम अलग थे और उपाधियां अलग थी। ये मैं आपको बता दूं कि इसके उपनाम अलग थे और उपाधियां अलग थी। तो ये आपको देख के बिल्कुल उस तरीके से चलना है कि उपनाम क्या थे। अब उपनाम की जैसी चर्चा करूं साथियों, तो उपनाम की जब चर्चा होगी तो आप देखोगे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त इसका उपनाम था। देव, देवश्री जैसे बोला जाता है, तो देव भी बोलते हैं कभी कभी, देव भी बोला जाता था इसे। और जब देव बोला जाएगा तो साथियों ऐसे ही जैसे क्रम से बढ़ेंगे तो देवपुत्र बोला जाता है, देवगुप्त बोला जाता है। तो ये कुछ जैसे उपनाम थे जिनकी आप कह सकते हो कि इनका उपनाम अगर जानना हो तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की उपाधि। और जब उपनाम हो गए, अब उपाधियों की चर्चा करूं तो पहले उपनाम साथियों लिख सकते हैं कि देवश्री, देवश्री, देवराज, देवराज। और दूसरा साथियों अगर लिखें तो देवगुप्त, देवगुप्त। ये कुछ उपनाम है जो साथियों प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, तो इन पे ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में पूछ लेता है। दूसरा साथियों अब आ जाते हैं इसकी उपाधियों की। जब उपाधियों की चर्चा होती है तो सबसे पहले साथियों आपको नाम में उपाधि दिख रही होगी विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य साथियों सीधी सीधी तो विक्रमादित्य हो गई, विक्रमादित्य। दूसरी साथियों अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था परम भागवत, भागवत। और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है साथियों इसकी उपाधि, उसमें आपको देखना है कि सकारी, सकारे, सकारी इसकी उपाधि है। और जब सकारी उपाधि है साथियों तो अब आपको देखने को मिलेगी एक और जैसे उपाधि की चर्चा होगी तो उसमें आप देखोगे कि इसकी एक और उपाधि है विक्रमांक, विक्रमांक, विक्रमांक भी इसकी साथियों उपाधि है। तो इन उपाधियों में साथियों सबसे ज्यादा सकारी पूछी गई है, तो सकारी पे ध्यान रखना, सकारी पूछ लेता है। उसके बाद हम देखेंगे तो जैसे ही जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की साथी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि जो हम आप देखोगे जब शुरुआत में महाजन वध काल हमने जो पढ़ा था उसमें हमने हर्यक वंश पढ़ा था जिसे प्रत्यहंता वंश बोला जाता है। उसमें एक शासक था साथियों बिंबिसार, बिंबिसार जो शासक था, बिंबिसार ने जो जैसे वैवाहिक संबंधों से अपनी जो साम्राज्य को बढ़ाया, जो अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया, सेम उसी प्रकार से आप देखोगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने राज्य में अपने साम्राज्य को बढ़ाएगा। और जब साम्राज्य में विस्तार करेगा या अपनी शक्ति में विस्तार करेगा तो सबसे पहले ये अपनी शादी करेगा, खुद की शादी करेगा ये साथियों वाकाटक वंश की जो सॉरी वाकाटक की नहीं, वाकाटक तो अपनी पुत्री का विवाह करता है। ये सबसे पहले साथियों नाग वंश की कन्या कुमार देवी से साथियों कुबेर नागा से साथियों शादी करेगा। और फिर उसके बाद फिर ये अपनी पुत्री का विवाह करेगा वाकाटक वंश में। और जब वाकाटक वंश का हो गया तो फिर साथियों जो बच गया तो दो आप को मैंने आपको करवाया था कि जब वाकाटक वंश और उसकी जैसे चर्चा होगी तो जैसे जो मैंने बिंबिसार में करवाया था कि उसने अपनी राजनीतिक शक्तियों का उसी प्रकार इसने किया। अब ये करेगा क्यों, उस टाइम भी मैंने समझाया था, अभी मैं यही समझा रहा हूँ साथियों कि अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसने अपने जो जो वैवाहिक संबंध हैं वो अपने बराबर के या अपनी बराबर शक्तिशाली राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए। और जब शक्तिशाली राज्य जब वैवाहिक संबंध बनाएंगे तो इसके मित्र राष्ट्र बन जाएंगे। और जब मित्र राष्ट्र बन जाएंगे तो इसकी शक्ति वैसे ही बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर ये कमजोर राज्यों पर आक्रमण करेगा, कमजोर राज्यों पर आक्रमण कर उसे मिलाएगा जैसे वहां हुआ था। उसके बाद अजातशत्रु का कार्य क्या था, अजातशत्रु का यही तो कार्य था। बिंबिसार के बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने जब राजगद्दी पे बैठा तो उसका भी यही कार्य था। तो सेम उसी प्रकार से ये अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा साथियों आप देखोगे कि अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करेगा। और जब राजनीतिक शक्ति इसकी बढ़ेगी तो आप देख पाओगे साथियों कि वैवाहिक संबंधों में अलग अलग मैंने अभी बताया था कि अपना विवाह करेगा ये स्वयं नागवंश की कन्या से। तो ये मैं साथियों साफ कर दूं तो यहाँ पे इसके वैवाहिक संबंधों की चर्चा होगी। तो यहाँ से सीधे साथियों में यहाँ पे वैवाहिक संबंधों की वैवाहिक वैवाहिक संबंध यहाँ से साथियों प्रश्न पूछ लेता है और कई बार पूछा भी गया है। तो पहला तो साथियों स्वयं नागवंश की कन्या कुबेर नागा से ये शादी करेगा साथियों।
और जब कुबेर नागा से शादी करेगा तो बाकाटक वंश में अपनी पुत्री का विवाह करेगा, और पुत्री का नाम भी साथियों प्रभावती है। तो आप कह सकते हो कि स्वयं नागवंश की कन्या, नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा से विवाह किया, नागा से विवाह किया। और जब स्वयं को नागवंश की कन्या कुबेर नागा से विवाह करेगा, दूसरा साथियों आप देखोगे कि वाकाटक वंश में अपनी पुत्री प्रभावती, नाम भी पूछ लेता साथी कभी कभी, इसीलिए मैंने कहा नाम भी आपको बता दूं। प्रभावती का विवाह किया। और किस राजा से किया अगर मैं कहूं तो भृत्यसेन। तो भाई ये सब नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो प्रभावती ही साथियों पूछेगा। उसके बाद जो तीसरा मैं आपको बताऊं साथियों, तो तीसरा जो वैवाहिक संबंध था इसके पुत्र का था साथियों। जैसे पुत्र की चर्चा होगी तो तीसरे जैसे वैवाहिक संबंध, तो आप देखोगे कि इसने अपने पुत्र का विवाह कदम वंश के राजा की पुत्री से किया। तो कदम्ब वंश में अपने पुत्र का विवाह किया। तो साथियों आप देख सकते हो कि एक राज्य का स्वयं शासक है, उसके बाद दूसरे जो शक्तिशाली राज्य है उससे खुद का विवाह करता है। नागवंश की जो शक्तिशाली राज्य था उससे खुद का विवाह करता है, नागवंश की कन्या से, कुबेर नागा से। उसके बाद बाकाटक वंश थोड़ा शक्तिशाली राज्य, उसका पड़ोसी राज्य है, उसमें ये अपनी पुत्री का विवाह करता है। और जब पुत्री का विवाह कर देता है उससे, तो वो भी इसका मित्र राष्ट्र बन जाएगा। और उसके बाद जैसी चर्चा होगी तो साथियों आप देखोगे कि उसके बाद फिर ये एक जो कदम वंश बचता है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें ये अपने पुत्र का विवाह कर देता है। और जब पुत्र का विवाह कदम वंश से कर देता है साथियों, तो आप देखोगे कि वो भी इसका मित्र राष्ट्र बन जाएगा। उसके बाद ये देखोगे साथियों जो पश्चिमी भारत है, बाकाटक वंश के सहयोग से जो शकों को पराजित किया, तो उसके बाद इसे सकारी की उपाधि मिली, क्योंकि जो पश्चिमी भारत में शकों का आक्रमण हुआ। और जब पश्चिम भारत में जो शकों का आक्रमण होगा तो उसे ये यहाँ से जैसे ही वैवाहिक संबंधों के बाद आप जैसे ही ये हटा दूं साथियों, वैवाहिक संबंधों की मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद ये इसे सकारी की उपाधि क्यों मिली, अगर ये चर्चा हो, या फिर शकों ने इसने शकों को पराजित किया, शकों को पराजित किया। और जब शकों को पराजित किया तो साथियों इसे सकारी की उपाधि मिली। अभी मैंने आपको करवाया था साथियों, उपाधियों में सकारी करवाया था। तो सकारी की उपाधि मिली कैसे, क्योंकि उसने शकों को पराजित किया साथियों इसने, तो इसीलिए इसे सकारी की उपाधि मिली। इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद जैसे ही जो शकों को पराजित करेगा, इसी विजय के उपलक्ष्य में ये चांदी के सिक्के, आप कह सकते हो कि चांदी के सिक्के लागू करेगा, या कह सकते हो कि चांदी के सिक्के चलाएगा, या चांदी के सिक्के जारी करेगा साथियों। तो वही है साथियों, आपको देखना होगा, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो कि चांदी के सिक्के जारी किए। तो ये साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कह सकते हो द्वितीय की जब चर्चा होगी तो उसमें ये सब आ जाएगा। उसके बाद प्रशासन में करवाऊंगा साथियों, इसीलिए मैंने कहा कि गुप्त काल से अक्सर कर प्रश्न पूछता है, और जब से एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है, उस बदलाव के तौर पर जब से बदलाव हुआ तो मुगल काल को जहाँ तक हटा दिया गया है, पूरी तरीके से हट ही गया वो तो वहाँ से प्रश्न कम आने की, तो इसलिए लग रहा है कि
गुप्त और गुप्तोत्तर काल और सल्तनत काल पे वर्णन बढ़ेगा। दक्षिण भारत भी पूछेगा। और फिलहाल की पैट के एग्जाम में आपने देखा कि दक्षिण भारत पूछा गया है। और हाँ, कल जो मैंने बोला था, कल मुझे एक क्वेरी आई कि सर पर्सनल मैसेज आया एक विद्यार्थी का, तो उसमें बोला, जब मैंने बताया कि मुगल काल हट गया तो वहाँ से कम पूछेगा, मैंने बोला था कि पैट में आए हों एग्जाम या पैट एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगी, तो उसने भी तुरंत प्रश्न भेजा कि सर ये आईने अकबरी तो पूछा गया है। अरे भाई, आईने अकबरी कल्चर का पोर्शन है, और कल्चर का मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि कल्चर का जो प्राचीन भारत का पूरा मैं एक क्लास, स्पेशल क्लास लेके कल्चर कर रहा हूँ। कल्चर से तो लगातार पूछता ही पूछता है। और सबसे बड़ी बात है, आईने अकबरी की जैसी चर्चा होगी तो आईने अकबरी में पूछा, आईने अकबरी का प्रश्न भी ये है कि आईने अकबरी में किस खंड में या किस वॉल्यूम में प्रशासनिक व्यवस्था, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की है, प्रशासन की चर्चा की है। तो प्रशासनिक पूछे, राजनीतिक पूछे, या सांस्कृतिक पहलू या सांस्कृतिक आप रीति रिवाज और ये सब पूछे, सभी की चर्चा आईने अकबरी के तृतीय खंड में की गई है साथियों। और आईने अकबरी अकबरनामा का पार्ट है, अकबरनामा का एक भाग है, जिसके लेखक या जिसके रचयिता अबुल फजल हैं, जो कि एक हिंदू, जो अकबर के नवरत्न थे उनमें से एक हैं, जो एक हिंदू हैं। तो इस वजह से साथियों कल्चर का पोर्शन ये बुक उठा लिया। बुक तो नॉर्मली ये तो सब पूछा जाए कल्चर का, लेकिन बाकी जो मैंने आपको बताया था कि राजनीति कैसे पूछ रहा था कि अकबर की विजयों की चर्चा करो, कि बाबर की विजयों की चर्चा करो, कि उनकी कह सकते हैं कि औरंगजेब की विजयों की चर्चा करो, या और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताओ, या और उनके प्रशासनिक अधिकारी, तो ये थोड़ी आ जाएगा। तो कल्चर एक ऐसा विषय है, या कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, या ऐसा पोर्शन है जहाँ से हाल फिलहाल में कल्चर, मैंने शुरुआत पहली क्लास से आपको बताता आ रहा हूँ कि कल्चर से लगातार प्रश्न कल्चर और सोशल, सोशल और कल्चर से तो अलग ही उठा रहा है, और इकोनॉमिक वाला पोर्शन तो वहां से तो साथी उठा ही रहा है, तो उसकी तो मैंने नहीं बोला। बाकी मैंने उसे भी बताया, जिस विद्यार्थी का मैसेज आया उसे भी बताया कि ये कल्चर का पोर्शन है, इस पे मैंने स्पेशली बोला है कि मैं इस पर क्लास लूंगा, और कल्चर अलग से करवाने में भी मजा आता है। इसीलिए मैंने जो दक्षिण भारत वाला सिर्फ राजनीतिक राजनीतिक वाला पोर्शन करवाया, कल्चर वाला मैंने फिर छोड़ दिया था, राजनीतिक इकोनॉमिक और सामाजिक सोशल इशू तक करवा दिए, लेकिन मैंने कल्चर कल्चर पूरा छोड़ दिया, सांस्कृतिक वाला पहलू मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं कल्चर की स्पेशल क्लास लूंगा। कल्चर की जब क्लास लूंगा दो दो बार फिर करवाने से फायदा क्या, समय ही तो वेस्ट होगा। तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, जैसी जब चर्चा हो, तो स्पेशली जैसी चर्चा हो, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके से जब ध्यान रखा जाए। और जैसे नवरत्नों की अभी चर्चा हुई, तो अब नवरत्नों की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो आप देखोगे कि अब आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के कह सकते हैं कि द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न रहते थे। तो ये मैं साथियों हटा देता हूँ। और इसके दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? इसके दरबार में, इसके दरबार में 9 विद्वान, विद्वान 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न बोला गया है, नवरत्न बोला गया है, नवरत्न। और जैसी साथियों नवरत्नों की चर्चा होगी तो सबसे पहले नाम आता है, मैं आपको यहां करवा दूंगा अलग से, 1 2 3 और ये 4, और 4 साथियों में उधर करवा दूंगा। तो सबसे पहले नवरत्नों में साथियों आपको मिलेगा कालिदास, कालिदास। और कालिदास की तो मैंने शुरुआत में करवाया था कि कालिदास के आप कह सकते हो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, यहाँ सबसे आपको गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि ये गुप्त काल के बारे में इसलिए जानकारी मिलती है क्योंकि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, जो नवरत्नों में से एक थे। आप कह सकते हो रघुवंश और ये सब, इससे कालिदास के बाद साथियों आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वारामिहिर, वारामिहिर, वारामिहिर। और वारामिहिर के बाद आप देखोगे कि धन्वंतरी आ जाएगा, और धन्वंतरी के बाद धनवंतरी, और धनवंतरी के बाद जैसे ही अगर चौथे उसकी बात करोगे साथियों तो अमर सिंह आ जाएगा। अमर सिंह के बाद आप देखोगे कि अमर सिंह, जैसे ही अमर सिंह हो जाएगा, और लिख लो चौथे, फिर मैं 4 इधर करवा दूंगा साथियों, अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह। और वैसे तो साथियों यही चारों ज्यादातर पूछे गए हैं, बाकी चारों से बहुत कम पूछा गया है।
लेकिन मैंने कहा करवा देता हूँ। जब पूरे नवरत्न पता चला कि आप सोचें कि अरे सर को तो खुद ना आता, तो सर क्या ही करवाएँगे। तो उसके बाद साथियों आपको एक शंकु आएँगे, शंकु के बाद छप्पड़क आएँगे। तो कुछ ऐसे नाम हैं साथियों जो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे साथियों एक शंकु, शंकु करके एक विद्वान आएँगे शंकु, एक छप्पड़क आएँगे छप्पड़क, छप्पड़क आएँगे और वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, कालिदास ये साथियों होंगे। उसके बाद अब साथियों जो 3 बचे हैं उनसे साथियों पूछा नहीं गया। लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि जब चर्चा हो रही है, तो पूरी जब चर्चा तो नवरत्नों की चर्चा है तो नवरत्न पूरी ही करवा देता हूँ। नहीं बाकी जो महत्वपूर्ण हैं यही हैं साथियों। बाकी जो महत्वपूर्ण हैं उनमें से यही हैं जिन्हें आप देखोगे। इसके बाद जैसे ही अगर छप्पड़क और इनकी चर्चा होती है साथियों तो उसमें आप देख रहोगे कि जो 4 बचे हुए हैं उनमें एक बैताल भट्ट आ जाएगा, एक घट पर्णक करके आए घट हाँ घट कर पर करके है। तो यहाँ से जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि एक बैताल भट्ट घटवर्वक और एक और है साथियों, एक कौन कौन से हो गए कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, छप्पड़क और घट कर पर और बेताल भट्ट, बेताल एक सेकंड, घट कर पर बेताल भट्ट, बेताल भट्ट और बेताल भट्ट के बाद एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, कालिदास, वारामिहिर, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, छपणक, घट कर पर, बेताल भट्ट, वर रुचि, हाँ वर रुचि, वर रुचि, वर रुचि, वर वर रुचि, बेताल भट्ट, वर रुचि। तो ये साथियों आपको इनके जो नवरत्न हैं उनकी चर्चा हो गई। इसके बाद जैसे ही हम बढ़ेंगे आप देखोगे तो साथियों इन्हीं के दरबार में आप देखोगे कि फायान, जो आप कह सकते हो कि जो चीनी यात्री था फायान भारत आएगा और फायान की अलग से हम चर्चा करेंगे। ये साथियों नवरत्न मैंने आपको करवा दिए और एक अगर पॉइंट रखना हो तो इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फायान भारत आया, इन्हीं के दरबार में, इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री फायान 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 भारत आया, भारत आया, भारत आया। और अगर चर्चा करो साथी सीधी सीधी अगर चर्चा करो तो सन भी बता सकते हैं कि 399 से 410 या 420 ईस्वी तक रहा। तो ये भी या कह सकते हैं 414 के लगभग है, 416 ऐसे होता है। 414 से ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है तो 399 से 414 ईस्वी तक रहा। तो इसकी अलग से साथियों हमने फायान का विवरण का अलग से हमने बना रखा है। और आज साथियों पीपीटी उपलब्ध नहीं थी तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं। ऐसा था कि जो हमारी टीम में जो पीपीटी और वो बनाते हैं तो उनको एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या के रूप में उनके घर अवतरित हुई हैं, तो इसीलिए वो थोड़े बिजी चल रहे हैं। तो इस वजह से पीपीटी का कार्य जो टीम की जो मेंबर हैं वो पीपीटी का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी पे आप देखोगे साथियों के उसी वजह से थोड़ा, उसी वजह से साथियों 2 क्लासों से थोड़ा स्लो भी चल रहा है। पर आज ये था कि पीपीटी नहीं है तो क्लास नहीं, तो फिर मैंने कहा सिनॉप्सिस बनवा के 2 दिन की तो क्लास है, कल से आपको पीपीटी उपलब्ध हो जाएगी साथियों। तो आज की क्लास को साथियों यहीं, इसके बाद साथियों एक बार मैं आपको बता दूं कि इसके बाद ऐसी चर्चा होगी तो आप देखोगे कि इसके बाद जब क्लास की चर्चा होगी तो इसके बाद अ, फायान का विवरण रह जाएगा, फायान का विवरण करवा देंगे और गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था करवा देंगे। और जब गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था हो जाएगी तो उसके बाद फिर आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक के बाद फिर लगभग लगभग हो ही जाएगा। तो एक क्लास और होगी, मैं कह रहा हूँ एक क्लास जब पीपीटी बन जाएगी तो एक ही क्लास में पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं और साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर कोई नया साथी या मित्र आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।